हे गाइस, वेलकम टू द चैनल लेट्स लर्न मैथ्स। आज हम DSSB के पेपर का जनरल इंग्लिश का पार्ट सॉल्व करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि हमारी न्यू वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास आते रहें। तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस विद द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन। हमें इसमें रिलेटिव प्रोनाउन फिल करना है इस सेंटेंस में, इस फिलअप में। ही स्पोक अबाउट द गर्ल डैश फादर वॉज माई फादर्स कलीग। अब हमने इस सेंटेंस में क्या देखा है कि ये इसमें लिविंग और नॉन लिविंग देखेंगे पहले हम, कि इसमें लिविंग थिंग की बात की गई है, नॉन लिविंग की। इसमें बात की गई है लिविंग की, तो इसका मतलब इसमें विच तो नहीं आएगा, क्योंकि जो विच है वो नॉन लिविंग के साथ यूज़ होता है। जैसे कि दिस इज़ द बुक विच वॉज लॉस्ट, कि ये वही बुक है जो खो गई थी। तो इसीलिए ऑप्शन 4 तो नहीं हो सकता। हु, हुज और हुम, ये तीनों लिविंग के साथ यूज़ होते हैं। तो अब इनमें देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। जो पहला ऑप्शन है हु जो जिसने इस तरह के शब्द में प्रयोग होता है। तो जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, आई एम द वन हु डिड दिस। तो इस जो ये सेंटेंस है यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें हु भी नहीं आ सकता। ही स्पोक अबाउट द गर्ल हु फादर, ये नहीं आएगा। नेक्स्ट, हुज, ही स्पोक अबाउट द गर्ल हुज फादर वॉज माई फादर्स कलीग, ये बिल्कुल सही है कि जिसके पिता मेरे पिता के कलीग हैं, हुज। हम हुम को भी देख लेते हैं। जो हुम है ये प्रीपोजिशन से पहले यूज़ होता है विद के साथ, तो यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन नहीं दी हुई है विद, तो इसीलिए हुम भी नहीं हो सकता। इसलिए इसमें ऑप्शन सेकंड सही होगा, हुज। The given sentence is divided into 4 parts. One of them contains an error. Identify the part that contains the error. अब हमें एक सेंटेंस दिया हुआ है जिसके 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है, और इन 4 पार्ट में से किसी एक पार्ट में कोई एक एरर है। तो अब हमें उस एरर को ढूंढना है। तो हम एक एक करके पार्ट्स को पढ़ते हैं। एट द ईयर 1857, तो हमें तो ए पढ़ने के बाद ही हमारा जवाब मिल गया। कभी भी ईयर में एट तो आता ही नहीं है, तो इसी में मिस्टेक हो गई, ऑप्शन ए में मिस्टेक है। हम बाकी के भी देख लेते हैं। इन द समर मंथ्स द इंडियन सिपाहीज रोज इन म्यूटिनी अगेंस्ट द ब्रिटिश, बाकी के तीनों बिल्कुल सही हैं। पहले वाला जो है इसमें ए में एट द ईयर, इसमें मिस्टेक है, एरर है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, फर्स्ट ए। आप प्लीज़ इसमें जो आंसर दिया है उस पर ध्यान ना दें, इसमें मिस्टेक होती है कभी कभी। मैं जो बता रही हूँ प्लीज़ आप उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। Which of the following option is synonymous to the underlined word in the given sentence? अब हमें इस सेंटेंस में सिनोनिम ढूंढना है इस अंडरलाइन वर्ड का। The internet has become ubiquitous as now there are no homes or workplaces, schools or government offices that can operate without it. अब हमें इसमें इसका क्या ढूंढना है, सिनोनिम। सिनोनिम क्या होता है, जो सेम होते हैं, पर्यायवाची। तो यूबिक्यूटस का क्या मीनिंग होता है, देशव्यापी, जो पूरे देश में फैला हुआ हो। और इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा वर्ड है जो यहाँ पर इसको रिप्लेस कर सकता है, ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का क्या मीनिंग होता है, सर्वभूत, जो हर जगह प्रेजेंट हो। तो इसलिए इसमें ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। ऑल दी ऑप्शंस आर सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। इस क्वेश्चन में ये जो चारों ऑप्शन हैं ये चारों इस वर्ड के सिनोनिम है, बट ओनली वन ऑफ देम सूट्स द कंटेक्स्ट। लेकिन जो ये लाइन दी हुई है इसमें से इन चारों में से कोई एक ही सूट करता है इस लाइन पर, तो हमें वो ढूंढना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि इस लाइन पर सूट करता है। हम इस लाइन को पढ़ते हैं। द कोर्ट्स हैव ऑर्डर्ड द गवर्नमेंट टू एक्सपेडाइट द इन्वेस्टिगेशन। जो कोर्ट है उसने ऑर्डर दिए हैं गवर्नमेंट को कि जो इन्वेस्टिगेशन है उसको तेज़ी से बढ़ाए। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन यूज़ हो सकता है, एक्सीलरेट, ऑप्शन थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिपोर्टेड फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब हमें इसमें रिपोर्टेड फॉर्म ढूंढनी है। तो रिपोर्टेड फॉर्म में क्या लगता है, मतलब उसको चेंज कर देना, उसका स्पीच चेंज कर देना, रिपोर्टेड फॉर्म में थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना। तो अब हमें थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। मैंने आपको एक पहले भी वीडियो में बताया था रिपोर्टेड स्पीच के बारे में, आपने अगर वो नहीं देखी है तो जाकर प्लीज़ देख लीजिएगा, हमारी प्लेलिस्ट में होगी। तो
हम सेंटेंस पढ़ते हैं, शी आस्क्ड रक्षना डज योर ब्रदर वर्क इन एन इंजीनियरिंग कॉलेज। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसका मतलब इसमें इफ़ यूज़ होगा। तो हम देख लेते हैं चारों ऑप्शन में से किस में इफ़ है। पहले ऑप्शन में है और फोर्थ में है, तो इसका मतलब सेकंड और थर्ड तो नहीं है। ये जो तरीका होता है कि ऑप्शंस को हटा लेना, कि जो ऑप्शन बिल्कुल ही नहीं है, इससे बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन और टाइम भी कम लगता है। तो हमने देख लिया कि दो ऑप्शन तो नहीं है, अब हमें दो में से चूज़ करना है, वो तो इजीली हो जाएगा। अब हम ये दोनों सेंटेंसेस पढ़ते हैं। शी आस्क्ड रक्षना इफ़ हर ब्रदर वर्कड इन एन इंजीनियरिंग कॉलेज। अब इसमें ये सेंटेंस क्यों सही नहीं होगा, क्योंकि डज योर ब्रदर वर्क इन एन इंजीनियरिंग कॉलेज, उसने पूछा है कि क्या तुम्हारा भाई इंजीनियरिंग कॉलेज में काम करता है, ना कि करता था। अगर इसमें पास्ट टेंस की बात होती तो ये आ जाता, बट ये नहीं है। जबकि इसमें क्या है, शी आस्क्ड रक्षना इफ़ हर ब्रदर वॉज वर्किंग इन एन इंजीनियरिंग कॉलेज, इसमें प्रेजेंट टेंस की ही बात हुई है, बस इसका जो स्पीच है वो चेंज कर दिया गया है। तो इसीलिए इसमें ऑप्शन फोर्थ सही होगा। Which of the following option is synonymous to the underlined word in the given sentence? अब हमें इसमें सिनोनिम ढूंढना है। He was fully involved in the clandestine operation. Clandestine का मतलब क्या होता है, गुप्त, सीक्रेट। तो इसमें ऑप्शन फोर्थ सही होगा। The given sentence is divided into 4 parts. ये सेम है कि 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब हमें इसमें एरर ढूंढना है, तो अब हम एक एक करके इसके जो पार्ट्स हैं इसको पढ़ेंगे। इफ़ आई वर द प्रिंसिपल, ये तो सही है। आई वुड हैव इंक्लूडेड, ये भी सही है। एग्स इन द डेली मील, इसमें जो ये द है डेली से पहले, ये नहीं आएगा, तो इसीलिए इसमें ऑप्शन सी में एरर है, फर्स्ट ऑप्शन। गिवन इसमें भी सेम टू सेम है कि 4 पार्ट में कर दिया है कन्वर्ट, और उसमें से एरर ढूंढना है। तो हम देखते हैं इसमें है फर्स्ट वाले में एरर, द स्पाइसी साइड डिश, इसमें द यूज़ नहीं होगा स्पाइसी के साथ, तो इसीलिए इसमें ऑप्शन ए में एरर है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट इन मीनिंग टू अंडरलाइन वर्ड इन दी गिवन सेंटेंस। अब हमें इसमें अपोजिट ढूंढना है। तो फैब्रिकेशन क्या मतलब होता है, द न्यूज़ रिपोर्ट इज़ अ कंप्लीट फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन मतलब होता है निर्माण करना, किसी चीज़ को नया बनाना। और फैंटेसी अगर हम इसमें देखें तो उसका मतलब होता है इमेजिनेशन, मतलब हम कुछ चीज़ बना नहीं रहे हैं, सिर्फ उसके बारे में इमेजिन कर रहे हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, थर्ड ऑप्शन। कंप्लीट द गिवन कोज इफेक्ट सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। अब हमें इसमें कोज इफेक्ट मतलब कोई काम हुआ है तो उसका क्या इफेक्ट होगा किसी चीज़ के ऊपर, हमें इस हिसाब से इसका आंसर देना है। तो हम देखते हैं, द सर्च पार्टी टुक अ लॉन्ग टाइम टू रीच द एक्सीडेंट साइट। जो सर्च पार्टी है उसको एक्सीडेंट साइट पर पहुंचने में टाइम लगा, क्यों, ऑन अकाउंट ऑफ विच तो नहीं आएगा, ड्यू टू द इंक्लीमेंट वेदर, इसकी वजह से, जो अगर वेदर ख़राब होगा उसकी वजह से पहुंचने में टाइम नहीं लग सकता। देयर वॉज स्नो इन दी वेदर, इससे भी नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत स्नो होगा तो भी पहुंच सकती है सर्च पार्टी, पर अगर हैवी स्नो होगा तब पहुंचने में लेट हो सकता है, तो इसीलिए इसमें ऑप्शन थर्ड सही होगा। ऑल ऑफ द पेयर्स एक्सेप्ट वन आर एंटोनिम ऑफ ईच अदर। अब इसमें सबके सब एंटोनिम है एक पेयर को छोड़कर, जबकि जो एक पेयर है उसका जो सेकंड वर्ड है वो सिर्फ एक नेगेटिव प्रीफिक्स लगा करके बना दिया गया है, जबकि वो इसका एंटोनिम नहीं है। तो हम देखते हैं इसमें से ऐसा कौन सा है, वैल्यूएबल का इनवैल्यूएबल होता है, मीजरेबल का इमीजरेबल, लेगिटिमेट का इलेगिटिमेट, जबकि जस्ट का अनजस्ट नहीं होता है एंटोनिम, क्योंकि अनजस्ट एक नेगेटिव प्रीफिक्स है, जैसे कि फेयर में लगा दें तो क्या हो जाएगा, अनफेयर, लेकिन जो जस्ट में अनजस्ट लगा दिया तो इसका एंटोनिम नहीं है, इसीलिए इसमें ऑप्शन फोर्थ सही होगा। फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस विद द करेक्ट पैसिव वर्ब। इसमें पैसिव वर्ब यूज़ करनी है, द स्टेट टीम डैश इन अ सिंगल मैच थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट। अब हम इसमें लगा करके देखते हैं एक एक करके, हैड नॉट बीन बीट। अब हैड नॉट आ गया तो इसका मतलब थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, इसमें बीट है, बीट की थर्ड फॉर्म होती है बिटन, तो इसका मतलब ये तो नहीं है। ऐसे सेम टू सेम सेकंड ऑप्शन में यहाँ पर बीट लिखा हुआ है। अब हमें देखना है फर्स्ट और थर्ड, हैज़ नॉट बीन बिटन, ये तो सही लग रहा है, हैड नॉट बिटन। अब हमें दिस टूर्नामेंट दिया हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, तो प्रेजेंट टेंस में क्या यूज होता है, हैज़ नॉट बीन बिटन, ना कि हैड नॉट, इसलिए इसमें ऑप्शन फर्स्ट सही होगा।
कंप्लीट द कंडीशनल सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन। इसमें कंडीशनल सेंटेंस है, इसको करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है इसमें। इफ़ रानी वर टू पब्लिश मोर पेपर, अगर रानी को और पेपर पब्लिश करने होते तो हमें इसमें देखना है कि वर लगा हुआ है, कंडीशनल सेंटेंस है, तो वर के साथ क्या यूज होगा, वुड। तो वुड देख लेते हैं किस किस में है, ना तो फर्स्ट में ना ही सेकंड में, थर्ड और फोर्थ में। अब थर्ड और फोर्थ में से देखते हैं कि क्या सही होगा। शी वुड हैव गोट हर प्रमोशन इन टाइम, उसे अपना टाइम पर प्रमोशन मिल जाता। शी वुड गेट हर प्रमोशन इन टाइम, यहाँ पे वुड हैव नहीं यूज़ होगा, इसमें यूज़ होगा सिर्फ वुड गेट हर प्रमोशन। ऑप्शन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। अब हमें इसमें अपोजिट ढूंढना है, तो हम देखते हैं। फेम, फैमिली एंड पावर आर ऑल ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का क्या मतलब होता है, चलायमान, मतलब टेम्परेरी। तो इसका अपोजिट ढूंढना है, तो अपोजिट क्या होगा इसका, परमानेंट। ट्रांजिएंट तो हो गया चलायमान मतलब टेम्परेरी, तो इसका अपोजिट क्या होगा, परमानेंट। जो इसमें दिया हुआ है वो इसका सिनोनिम दिया हुआ है, शायद इनसे मिस्टेक हो गया होगा, तो इसलिए इसमें टेम्परेरी नहीं होगा, इसका ऑप्शन होगा सेकंड। द गिवन सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, ये भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसमें भी हमें ढूंढना है कि क्या मिस्टेक है। तो हम देखते हैं। बिग फेसलेस कॉरपोरेट हाउसेस एक्ट विदाउट एनी कंसिडरेशन फॉर द अफेक्ट दे हैव ऑन इंडिविजुअल्स। जो इंडिविजुअल है उसके साथ कभी भी एस यूज़ नहीं होता है, तो ये जो 4th है डी, इसमें मिस्टेक है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। अब हमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है, आप इसको प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। वैसे तो इतना टाइम नहीं होता है, लेकिन इसमें ये जो 5 क्वेश्चन है इनको आंसर करने के लिए हमें ये पैराग्राफ पढ़ना ज़रूरी है। मैं यहाँ पर पढ़ नहीं रही हूँ, सिर्फ आपको समरी बता देती हूँ। इसमें रिसर्चर्स के बारे में दिया हुआ है, उन्होंने जब प्लैनेट्स वगैरह के बारे में खोज की थी, तो इस पैराग्राफ में जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने सिर्फ उस इन्फॉर्मेशन को कंफर्म किया जो उनके पास पहले से थी प्लैनेट्स के बारे में, उन्होंने कोई नई खोज नहीं की है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दिस पर्टिकुलर स्टडी ऑफ एक्सोप्लैनेट्स मे बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, तो मैं इनके ये जो ऑप्शन है वो नहीं पढ़ रही हूँ, आप पढ़िएगा। इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सोप्लैनेट्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज प्लैनेट्स वर ऑलरेडी नोन टू रिसर्चर्स एंड द स्टडी ओनली कन्फर्म वॉट एवर इन्फॉर्मेशन थे ऑलरेडी न्यू। जो मैंने आपको अभी बताया था कि जो रिसर्चर्स थे उनको जो पहले से पता था, बस उन्होंने उस इन्फॉर्मेशन को कन्फर्म किया है, कुछ नया नहीं इन्वेंट किया है। ये सेम पैराग्राफ है, आप कन्फ्यूज मत होइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट पैराफ्रेजेस पैराग्राफ 3 इन दिस आर्टिकल। इसमें जो पैराग्राफ 3 है उसके हिसाब से कौन सा सही होगा, इसमें 4th ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। न्यू साइंटिफिक टेक्निक्स दैट हैव ऑलरेडी बीन यूज्ड टू कंफर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर प्लैनेट्स इन अदर सोलर सिस्टम कुड बी यूज्ड मोर एक्सटेंसिवली टू कंफर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ मैनी मोर सच प्लैनेट्स। जब आप पैरा नंबर 3 पढ़ेंगे तो आपको इजिली पता चल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट एक्सप्लेन्स द फ्रेज अल्ट्रा शॉर्ट पीरियड प्लैनेट। देखिए, आपको इसमें पैराग्राफ पे भी जाने की ज़रूरत नहीं। ये जो वर्ड है अल्ट्रा शॉर्ट पीरियड प्लैनेट, इसका क्या मतलब होगा, इट इज़ अ प्लैनेट दैट हैज़ ए शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ। ऑप्शन नंबर 3, ईजिली आपको इसका मीनिंग से ही पता चल रहा होगा। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिसर्च टीम इन्वॉल्व इन दिस स्टडी कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। अब हमें इसमें निकालना है कि जो स्टडी टीम है, रिसर्च की जो टीम है वो कहाँ से थी। तो अगर हम पैरा नंबर 5 में देखेंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ। पैरा नंबर 5 में ये यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो इन जापान से थी, ये जो टीम थी रिसर्चर्स की। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में। द रिसर्च टीम हैड एस्ट्रोनॉमर्स ओनली फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो जापान। फिर हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैंशन इन द पैसेज एज वन ऑफ द बेनिफिशियल रिजल्ट ऑफ द फाइंडिंग। इसमें कौन सा एक बेनिफिशियल रिजल्ट नहीं है फाइंडिंग का, जो इसमें मेंशन नहीं किया गया है। द फाइंडिंग विल हेल्प टू अंडरस्टैंड अवर ओन प्लैनेट एंड सोलर सिस्टम बेटर। इस जो पैराग्राफ है इसमें इसके बारे में नहीं दिया हुआ है। तो आज का हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है। लॉकडाउन में अपने घर पर बने रहिए और घर से ही पढ़ाई करते रहिए और ख़ुद को सेफ रखिए। आज के लिए थैंक यू, बाय बाय।